इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड जैसे स्ट्रक्चर एक नियमित क्रम में कैसे बनते हैं? अब आपको सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट्स बोलें तो छोटा पौधा, मैच्योर प्लांट्स जैसे टर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ट्री लगातार अपनी हाइट एंड गर्थ बोलें तो चौड़ाई में एक समय अंतराल में वृद्धि करता है। सेम ट्री की लीव्स, फ्लावर तथा फ्रूट न केवल लिमिटेड डायमेंशन के होते हैं बल्कि पेरियोडिकली निकलते व गिरते रहते हैं और यह प्रोसेस रिपीट होती रहती है। प्लांट में फ्लावरिंग वेजिटेटिव फेज के बाद क्यों आती है? प्लांट के सभी ऑर्गन वेरियस टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। क्या एक सेल टिश्यू ऑर्गन के स्ट्रक्चर तथा फंक्शन में के बीच में कोई रिलेशनशिप होती है? क्या इनके स्ट्रक्चर तथा फंक्शन को बदला जा सकता है? प्लांट की सभी सेल ज़ायगोट के डेसीडेंस वंशज होते हैं। तब क्वेश्चन यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलिटीज़ होती हैं। डेवलपमेंट दो प्रोसेस का योग होता है, सम होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक ज़ायगोट बोले तो फर्टिलाइज्ड एग से एक मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट एक प्रिसाइज एंड नियमित सक्सेशन में होने वाली घटना है। इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो रूट, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट तथा सीड को प्रोड्यूस करती है एंड इवेंचुअली ये मर जाते हैं। इस चैप्टर में आप कुछ उन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो इन डेवलपमेंटल प्रोसेस को गवर्न एंड कंट्रोल करते हैं। एक पौधों के लिए ये फैक्टर इंट्रेंसिक बोलें तो इंटरनल तथा एक्सट्रेंसिक बोलें तो एक्सटर्नल होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1 ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ एक लिविंग बीइंग के लिए ग्रोथ को मोस्ट फंडामेंटल व कंसिविकस सुस्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। ग्रोथ क्या है? किसी ऑर्गन या ऑर्गन के पार्ट या किसी इंडिविजुअल सेल में इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। जनरली ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों से जुड़ी होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है। एग्जाम्पल लीफ का एक्सपेंशन ग्रोथ है। आप लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डालने पर होने वाली स्वेलिंग को कैसे डिसाइड करेंगे? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.1 प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि प्लांट के अंदर जीवन भर अनलिमिटेड ग्रोथ करने की क्षमता होती है। प्लांट की यह क्षमता मेरिस्टेम की वजह से होती है जो प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल लोकेशन पर पाई जाती हैं। यह ऐसे मेरिस्टेम की सेल में डिवीजन तथा सेल्फ परपिटुएट निरंतरता की क्षमता होती है। इन मेरिस्टेम से बने प्रोडक्ट जल्दी डिवाइड करने की क्षमता को खो देते हैं तथा ये सेल जो डिवीजन की प्रॉपर्टी को खो देती हैं वे प्लांट बॉडी बनाती हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ वह ग्रोथ जिसमें मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की बॉडी में नई सेल हमेशा जुड़ती रहती हैं। क्या होगा अगर मेरिस्टेम डिवाइड होना बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? चैप्टर 6 में आपने रूट एपिकल मेरिस्टेम तथा शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा है। ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अतः मेनली प्लांट के एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन में सहयोग करते हैं। डाइकोटिलेडनस प्लांट तथा जिम्नोस्पर्म में लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम लाइफ की लेटर स्टेज में अपीयर होती हैं। ये मेरिस्टेम उन ऑरिजिन की गर्थ बोलें तो चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ पर ये एक्टिव होते हैं। इसे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ माना जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.2 ग्रोथ इज मीजरेबल के बारे में। ग्रोथ इज मीजरेबल सेलुलर लेवल पर ग्रोथ मेनली प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में बढ़ने से होती है। चूँकि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट को डायरेक्टली मेजर करना कठिन होता है इसलिए कुछ दूसरी क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो मोर और लेस प्रोटोप्लाज्म के प्रोपोर्शनल हो। इसलिए ग्रोथ को डिफरेंट पैरामीटर जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। एक सिंगल मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम पर आर में 17,500 से ज़्यादा नई सेल्स बना सकती हैं। एक वाटरमेलन में सेल की साइज़ 3.5 लाख टाइम तक बढ़ सकती है। ग्रोथ के पहले एग्जाम्पल में सेल का नंबर में बढ़ना तथा दूसरे एग्जाम्पल में सेल का साइज बढ़ता है, जबकि पॉलन ट्यूब में ग्रोथ को लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। डॉर्सिवेंट्रल डाइकोट लीफ की ग्रोथ को उसके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट से डिनोट किया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.3 फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। फेजेस ऑफ ग्रोथ ग्रोथ पीरियड को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। आओ इसे रूट टिप
को देखकर समझें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक फेज लगातार डिवाइड होने वाली रूट एपेक्स तथा शूट एपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल में रिच प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कंसिपिकस न्यूक्लियाई पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है जो थिन तथा सेलुलोजिक होती है। मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल वॉल में भरपूर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ इलोंगेशन के बारे में। फेज ऑफ इलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। फेज ऑफ इलोंगेशन की सेल की स्पेशलिटी होती है कि फेजेस ऑफ इलोंगेशन में बैकुलेशन, सेल इनलार्जमेंट तथा न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ मैचुरेशन के बारे में। फेज ऑफ मैचुरेशन फेज ऑफ मैचुरेशन फेज ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल होता है। बॉल थिकनिंग तथा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के रूप में फेज ऑफ मैचुरेशन की सेल अपने मैक्सिमम साइज को प्राप्त करती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.4 ग्रोथ रेट्स के बारे में। ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम में बढ़ी हुई ग्रोथ को ग्रोथ रेट कहा जाता है, इसलिए ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक ऑर्गेनिज्म या उसके ऑर्गन कई तरीकों से अधिक सेल प्रोड्यूस कर सकता है। ग्रोथ रेट एक इंक्रीमेंट शो करता है जो अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में। अर्थमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद केवल एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड करती है, जबकि दूसरी डिफरेंशिएट तथा मैच्योर होती रहती है। अर्थमेटिक ग्रोथ के सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट रेट से होने वाले रूट इलोंगेशन के द्वारा एग्जाम्प्लीफाइड किया जाता है। फिगर 15.5 को देखें, जिसमें ऑर्गन की लेंथ को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करने पर लीनियर कर्व प्राप्त होता है। इसे मैथमेटिकली इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहाँ पे LT है लेंथ एट टाइम T, L0 है लेंथ एट टाइम 0, R है ग्रोथ रेट इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। अभी हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मोस्ट ऑफ द सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, जिसे लैग फेज कहते हैं। इसके बाद यह एक्सपोनेंशियल रेट में तेज़ी से बढ़ती है, जिसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल डॉटर सेल लगातार डिवीजन की एबिलिटी रखती हैं। एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ ग्रोथ स्लो होती है और स्टेशनरी फेज को प्राप्त करती है। अगर हम ग्रोथ के पैरामीटर को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हमें एक टिपिकल सिग्मोइड और एस कर्व प्राप्त होता है। सिग्मोइड कर्व नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। यह सिग्मोइड कर्व सभी सेल, टिश्यू तथा प्लांट के ऑर्गन के लिए टिपिकल है, आदर्श है। क्या आप अदर सिमिलर एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं? सीजनल एक्टिविटी शो करने वाले एक ट्री से आप किस तरह के कर्व को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। W1 इज इक्वल टू W0 ERT, जहाँ पे W1 फाइनल साइज, बेट हाइट नंबर एक्सेट्रा है, W0 इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, R ग्रोथ रेट है, T टाइम ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है एंड E बेस ऑफ नेचुरल लॉग एर्थम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ R एक रिलेटिव ग्रोथ रेट है तथा साथ ही प्लांट द्वारा न्यू प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस करने की क्षमता को मेजर करने के लिए है, जिसे एफिशिएंसी इंडेक्स के रूप में रेफर किया जाता है। इसलिए फाइनल साइज W1 इनिशियल साइज W0 पर डिपेंड करता है। लिविंग सिस्टम की ग्रोथ के बीच क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, पर यूनिट टाइम पर टोटल ग्रोथ का कंपैरिजन तथा मेजरमेंट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहलाता है। नंबर 2, पर यूनिट टाइम पर गिवन सिस्टम की ग्रोथ का एक्सप्रेशन कॉमन बेसिस जैसे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पर करना रिलेटिव ग्रोथ रेट कहलाता है। फिगर 15.7 में डिफरेंट साइजेस की दो लीव्स A एंड B दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके एरिया में एब्सोल्यूट इंक्रीज के लीव्स A1 तथा B1 बनी। फिर भी इनमें से एक की रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है। यह कौन सी है और क्यों है? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.5 कंडीशन फॉर ग्रोथ के बारे में। कंडीशन फॉर ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हैं? इस लिस्ट में वाटर, ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वाटर सेल इनलार्जमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जिससे सेल साइज में ग्रो करती है। वाटर सेल की टर्जिडिटी एक्सटेंशन ग्रोथ में सहायता करती है।
इसलिए प्लांट की ग्रोथ तथा उसका फर्दर डेवलपमेंट प्लांट के वाटर स्टेटस से इंटीमेटली लिंक रहती है। ग्रोथ के लिए आवश्यक एंजाइम की एक्टिविटीज़ के लिए वाटर एक मीडियम प्रदान करता है। ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट मैक्रो तथा माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं तथा ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है तथा इस रेंज से डेविएट होने पर प्लांट का सर्वाइवल कठिन हो सकता है। इस टेम्परेचर रेंज में किसी प्रकार का डेविएशन प्लांट के सर्वाइवल के लिए डेट्रीमेंटल हानिकारक हो सकता है। लाइट एंड ग्रेविटी इन्वायरमेंटल सिग्नल रेंज ग्रोथ की सर्टेन फेजेस या स्टेजेस को प्रभावित करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.2 डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन के बारे में। रूट एंड शूट की एपिकल मेरिस्टेम तथा कैम्बियम से डिराइव्ड सेल डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योरेशन की तरफ होने वाला यह एक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन के समय सेल अपनी सेल वॉल का तथा प्रोटोप्लाज्म दोनों में ही कुछ या मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करती हैं। एग्जाम्पल, ट्रैकरी एलिमेंट को बनाने में सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती हैं। ये एक वेरी लॉन्ग इलास्टिक लिंगोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल को भी डेवलप करती हैं जो एक्सट्रीम टेंशन पर भी वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाता है। प्लांट एक अनोदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना शो करते हैं। कुछ खास कंडीशन में लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डिवीजन की कैपेसिटी प्राप्त कर लेती हैं। इस फिनोमेना को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमेटस सेल से मेरिस्टेम जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम का बनना। डी डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड होकर सेल प्रोड्यूस करती है। डी डिफरेंशिएटेड सेल के डिवीजन से बनी हुई सेल पुनः अगेन डिवाइड होने की क्षमता को खो देती हैं, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं। यह री डिफरेंशिएशन कहलाता है। वुडी डाइकोटिलेडनस प्लांट के कुछ टिश्यू की लिस्ट बनाएं जो री डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हों। आप ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप उस पेरेन्काइमा सेल को जिसे लेबोरेटरी के कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान डिवाइड कराया जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे? सेक्शन 15.1.1 को रिकॉल करिए। हमने बताया था कि प्लांट में ग्रोथ ओपन होती है, मतलब यह डिटर्मिनेट तथा इनडिटर्मिनेट हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है क्योंकि सेम मेरिस्टेम से पैदा हुए टिश्यू सेल मैच्योर होने पर डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सेल टिश्यू की मैच्योरिटी पर बनने वाला फाइनल स्ट्रक्चर भी अपने अंदर सेल की लोकेशन द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर स्थित सेल रूट कैप सेल की तरह डिफरेंशिएट होती हैं, जबकि पेरिफेरी की तरफ पुश्ड सेल एपिडर्मिस की तरह मैच्योर होती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.3 डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट एक टर्म है जिसके अंतर्गत किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक सारे चेंजेस आते हैं। फिगर 15.8 में हायर प्लांट की सेल में होने वाले डेवलपमेंट की सिक्वेंशियल प्रोसेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यह टिश्यू ऑर्गन पर भी लागू होता है। प्लांट इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्स करने के लिए डिफरेंट पाथवे को फॉलो करते हैं या डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाइफ के डिफरेंट फेजेस को फॉलो करते हैं। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क स्पर। इन प्लांट्स में लीफ का शेप जुवेनाइल तथा मैच्योर स्टेज में अलग अलग होता है। दूसरी तरफ बटर कप में हवा तथा पानी में प्रोड्यूस होने वाली लीव्स के शेप में डिफरेंस होता है। यह हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के कारण होता है। हेट्रोफिली की यह फिनोमेना प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। अतः एक प्लांट के लाइफ में ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स हैं। ग्रोथ व डिफरेंशिएशन के सम को डेवलपमेंट कहते हैं। प्लांट में डेवलपमेंट ग्रोथ एवं डिफरेंशिएशन दोनों इंट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक फैक्टर से कंट्रोल होती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर, जेनेटिक तथा इंटरसेलुलर फैक्टर बोलें तो केमिकल्स जैसे पीजीआर शामिल हैं। वहीं एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन शामिल होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग 15.4.1 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलें तो पीजीआर्स डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन वाले सिंपल तथा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ये हो सकते हैं इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोले तो IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स बोले तो N6 फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन बोले तो काइनेटिन, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स बोले तो एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पिनिन्स बोले तो जिब्रेलिक एसिड GA3, गैसेस बोले तो एथिलीन C2H4। पीजीआर को लिटरेचर में प्लांट ग्रोथ सबस्टेंस, प्लांट हार्मोन या फाइटोक्रोम जैसे वेरियस नाम से डिस्क्राइब किया गया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले तो पीजीआर्स को लिविंग प्लांट में उनके फंक्शन के बेस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग तथा सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनिन्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स बायोटिक व अबायोटिक ऑरिजिन के बाउंड एंड स्ट्रेस के प्रति प्लांट रेस्पॉन्स में भाग लेते हैं। इसके साथ ही प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर डिफरेंट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी जैसे डोरमेंसी एंड एब्सिशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का एब्सिसिक एसिड ABA। गैसियस पीजीआर एथिलीन किसी भी ग्रोथ के साथ फिट हो सकता है, लेकिन लार्जली एथिलीन एक ग्रोथ एक्टिविटीज़ का इनहिबिटर है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.2 द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। मज़ेदार बात यह है कि पीजीआर के 5 मेजर ग्रुप में प्रत्येक की खोज एक्सीडेंटल है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन एंड उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से हुई, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कनेरी ग्रास का कोलियोपिटाइल लाइट सोर्स की तरफ ग्रोथ फोटोट्रॉपिज्म द्वारा यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। एक्सपेरिमेंट की एक लंबी सीरीज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोलियोपिटाइल की टिप ही ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस की साइट थी, जो एंटायर कोलियोपिटाइल की बेंडिंग का कारण है। ऑक्सिन को FW बेंट ने ओट सीडलिंग की कोलियोपिटाइल टिप से आइसोलेट किया था। बाकेन बोले तो फूलिस सीडलिंग राई सीडलिंग की डिसीज है, जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस द्वारा होती है। ई कुरुसावा ने अनइन्फेक्टेड राइट सीडलिंग में डिसीज सिम्टम को बताया, जब कुरुसावा ने देखा फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट को इसके साथ ट्रीट किया। यह एक्टिव सब्सटेंस बाद में जिब्रेलिक एसिड के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। F. स्कूग तथा उनके कोवर्कर ने ऑब्जर्व किया कि तंबाकू स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट से सेलस प्रोलिफरेटेड हो गया, और ऐसा तभी हुआ जब ऑक्सिन के अलावा न्यूट्रिएंट मीडियम को वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या DNA के साथ सप्लीमेंटेड किया गया। सेलस ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग इस एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाई तथा क्रिस्टलाइज किया एवं काइनेटिन नाम दिया। मिड 1960s के दौरान 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने 3 डिफरेंट प्रकार के इनहिबिटर का प्यूरिफिकेशन तथा उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रस्तुत किया। इनहिबिटर B, एब्सिशन सेकेंड एंड डोरमेन। बाद में ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल पाए गए तथा इनको एब्सिसिक एसिड ABA नाम दिया गया। कॉजिन्स ने यह कन्फर्म्ड किया कि राइपेंड ऑरेंज से रिलीज हुए एक वोलेटाइल सब्सटेंस के पास रखे अनराइपेंड बनानाज में राइपनिंग जल्दी होने लगती है। बाद में यह वोलेटाइल सब्सटेंस एथिलीन के नाम से आइडेंटिफाई हुआ, जो एक गैसियस पीजीआर है। आइए अब हम इन 5 कैटेगरीज के पीजीआर को फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करते हैं। हेडिंग 15.4.3 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें हम सबसे पहले बात करने जाएंगे हेडिंग 15.4.3.1 ऑक्सिन्स के बारे में। ऑक्सिन का ग्रीक में मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन को सबसे पहले ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया। टर्म ऑक्सिन का प्रयोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोले तो IAA तथा अदर नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑक्सिन जनरली स्टेम तथा रूट के ग्रोइंग एपिसीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तथा वहाँ से अपने एक्शन वाले रीजन की तरफ चले जाते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोले तो IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड बोले तो IBA नामक ऑक्सिन को प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, निकाला गया है।
NAA बोलें तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड तथा 2,4D बोलें तो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये सभी ऑक्सीजन एग्रीकल्चरल तथा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। ऑक्सीजन स्टेम की कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन एप्लीकेशन प्लांट के प्रोपोगेशन में वाइडली यूज्ड किया जाता है। ऑक्सीजन फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, एग्जाम्पल है पाइनएप्पल्स। ऑक्सीजन अर्ली स्टेज में फ्रूट एंड लीफ को गिरने से रोकते हैं। ऑक्सीजन ओल्ड मैच्योर लीफ तथा फ्रूट में एब्सेशन को प्रमोट करते हैं। मोस्टली ऑक्सीजन हाइयर प्लांट में ग्रोइंग एपिकल बड, लेटरल बोलें तो एक्सिलरी बड की ग्रोथ को रोकती है। इस फिनोमेना को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। सूट टिप के रिमूवल बोलें तो डीकैपिटेशन से जनरली लेटरल बड की ग्रोथ होती है। यह ज़्यादातर टी प्लांटेशन एवं हेज मेकिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पी में भी प्रमोट होता है, एग्जाम्पल है टोमेटो। ऑक्सीजन हर्बिसाइड के रूप में वाइडली यूज़ किया जाता है। 2,4D ज़्यादातर डाइकोटिलेडनस बीट को मारने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन 2,4D मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट को प्रभावित नहीं करता। 2,4D का उपयोग गार्डनर द्वारा बीड फ्री लॉन को तैयार करने में किया जाता है। ऑक्सीजन जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है तथा सेल के डिवीजन में सहायता करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.2 जिब्रेलिन्स के बारे में। जिब्रेलिन एक दूसरे प्रकार का प्रमोटरी पीजीआर है। वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज जैसे फंजाई तथा हाइयर प्लांट द्वारा 100 से अधिक जिब्रेलिन रिपोर्ट किए जा चुके हैं। जिब्रेलिन को डिनोट किया जाता है GA1, GA2, GA3 एंड सून। GA3 सबसे पहला तथा सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली स्टडी किए जाने वाला जिब्रेलिन है। सभी GAS एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिन प्लांट में वाइड रेंज के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जिब्रेलिन में एक्सिस की लेंथ बढ़ाने की क्षमता होती है तथा जिब्रेलिन का उपयोग ग्रेप्स की स्टाक बोले तो डंठल की लेंथ को बढ़ाने में किया जाता है। जिब्रेलिन एप्पल जैसे फ्रूट को इलोंगेट तथा इसकी शेप को इम्प्रूव करते हैं। जिब्रेलिन सेनेसेंस को भी डिले करते हैं ताकि फ्रूट मार्केट में जाने तक पेड़ों पर लॉन्गर टाइम तक लगे रहें। GA3 का यूज ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने में किया जाता है। शुगर केन के स्टेप में कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में स्टोर रहता है। शुगर केन की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है। इस प्रकार जिब्रेलिन ईल्ड को 20 टन पर एकड़ बढ़ा देता है। GAS छिड़कने पर जुवेनाइल कॉनिफर्स में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाती है, इसलिए यह अर्ली सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। जिब्रेलिन बीट, कैबेज तथा कई पौधों जैसे रोजेटी हैबिट होती हैं, इनमें बोल्टिंग को प्रमोट करता है। फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड इलोंगेशन को बोल्टिंग कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.3 साइटोकाइनेंस के बारे में। साइटोकाइनेंस के साइटोकाइनेसिस पर स्पेशल इफेक्ट होते हैं। साइटोकाइनेंस के साइटोकाइनेसिस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। साइटोकाइनेंस काइनेटिन के फॉर्म में ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म DNA कुछ से डिस्कवर किया गया। काइनेटिन एडेनिन का मॉडिफाइड रूप है। ए प्यूरिन काइनेटिन प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ वाले नेचुरल सब्सटेंस की खोज के क्रम में कॉर्न कैरनल्स तथा कोकोनट मिल्क से जिएटिन आइसोलेट किया गया। जिएटिन की खोज के बाद कई नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस तथा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन उन रीजन में सिंथेसाइज्ड होते हैं जहां रैपिड सेल डिवीजन होता है, एग्जाम्पल रूट एपिसीज, डेवलपिंग शूट बड तथा यंग फ्रूट एसेक्ट्रा। यह नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंशियस शूट फॉर्मेशन में सहायता करता है। साइटोकाइनेंस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में सहायता करता है, छुटकारा पाने में सहायता करता है। साइटोकाइनेंस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है, जिससे लीफ सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.4 एथिलीन के बारे में। एथिलीन एक सिंपल गैसियस पीसीआर है। एथिलीन अंडरगोइंग सेनेसेंस टिश्यू तथा राइप फ्रूट के द्वारा लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज्ड होती है। एथिलीन सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस की स्लोइंग
तथा डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन पर प्रभाव डालती है। एथिलीन प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ तथा फ्लावर के सेनिसेंस तथा एब्सिशन को प्रमोट करती है। एथिलीन फ्रूट राइपनिंग में बहुत इफेक्टिव है। फ्रूट राइपनिंग के दौरान एथिलीन रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है। इस रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने को रेस्पिरेटरी क्लीमेटिक कहते हैं। एथिलीन सीड तथा बड डोरमेंसी को ब्रेक करती है। एथिलीन पीनट सीड में जर्मिनेशन को इनिशिएट करती है। एथिलीन पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग करती है। एथिलीन डीप वाटर राइस प्लांट में राइप्ड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन को प्रमोट करती है। एथिलीन लीव्स सूट के अपर पार्ट को वाटर के ऊपर रखने में सहायता करती है। एथिलीन रूट ग्रोथ तथा रूट हेयर फॉर्मेशन को भी प्रमोट करती है। इस प्रकार प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने में सहायता करती है। एथिलीन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करने तथा फ्रूट सीड सिंक्रोनाइजिंग के लिए यूज होती है। एथिलीन मैंगो में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। एथिलीन कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करती है। एथिलीन एग्रीकल्चर में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला पीजीआर है। एथिलीन के सोर्स के रूप में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला कंपाउंड एथेपोन है। एक एक्वस सॉल्यूशन में एथेपोन का यूज़ करने से ये पौधों में रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है तथा पौधों में ट्रांसपोर्ट होकर धीरे धीरे एथिलीन रिलीज करता है। एथेपोन टोमेटो एवं एप्पल में फ्रूट राइपनिंग को बढ़ावा देता है। फ्लावर एंड फ्रूट में एब्सेशन को एक्सीलरेट करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। एथिलीन फ्लावर में फ्रूट एंड एब्सेशन को एक्सीलरेट करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। एथिलीन कुकम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.5 एब्सेसिक एसिड के बारे में। एब्सेसिक एसिड, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सेसिक एसिड एबीए को एब्सिशन तथा डोमेंसी को रेगुलेट करने के लिए डिस्कवर किया गया, लेकिन अदर पीजीआर की तरह एबीए का वाइड रेंज में प्लांट ग्रोथ तथा डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट होता है। एबीए एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करता है। एबीए सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। एबीए एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है तथा डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए प्लांट की क्षमता बढ़ाता है। इसी कारण एबीए को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन तथा डोरमेंसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एबीए डोरमेंसी को इंड्यूस करता है जिसके द्वारा सीड डेसिकेशन तथा ग्रोथ के लिए अदर अनफेवरेबल फैक्टर को सहन कर सकता है। मोस्टली एबीए जिब्रेलिन के लिए एक एंटागोनिस्ट होते हैं। हम शॉर्ट में कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट के लिए एक या अदर पीजीआर कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। इस तरह के रोल कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं। इस तरह प्लांट की लाइफ में कई इवेंट होती हैं जहां एक से ज़्यादा पीजीआर इंटरेक्ट होकर इवेंट को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, डोरमेंसी इन सीड बड, एब्सेशन, सेनिसेंस, एपिकल डोमिनेंस एसेट्रा। याद करें, पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। जीनोमिक कंट्रोल एवं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के साथ एबीए प्लांट की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर तथा लाइट प्लांट की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को पीजीआर के जरिए कंट्रोल करते हैं। इनमें से कुछ इवेंट बर्निलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा हो सकते हैं। हम लोग फ्लावरिंग पर लाइट एंड टेम्परेचर दोनों एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रोल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.5 फोटोपेरियोडिज्म के बारे में। फोटोपेरियोडिज्म, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए लाइट के पेरियोडिक एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। ये भी देखा गया है कि ऐसे प्लांट एक्सपोजर टू लाइट की ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए सक्षम होते हैं। रिक्वायर्ड लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर प्लांट को 3 ग्रुप में रखा गया है: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट लाइट के एक्सपोजर की ज़रूरत क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा पीरियड के लिए होती है। वहीं शॉर्ट डे प्लांट लाइट के एक्सपोजर की ज़रूरत क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम पीरियड के लिए होती है। इन्हें यह ज़रूरत फ्लावरिंग से पहले होती है।
क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंट पौधों के लिए अलग अलग होती है। वहीं बात करें अगर हम डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में, डे न्यूट्रल प्लांट में लाइट ड्यूरेशन के एक्सपोजर तथा फ्लोरिंग रेस्पॉन्स में कोई रिलेशन नहीं होता है। अब यह ज्ञात हो चुका है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड की तरह ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी इक्वल इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कुछ प्लांट में फ्लावरिंग केवल लाइट तथा डार्क एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करती है। डे नाइट के पीरियड के लिए प्लांट का यह रिस्पॉन्स फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। फ्लावरिंग से पहले जब सूट एपिसीज फ्लावरिंग एपिसीज में मॉडिफाई हो जाती हैं, परंतु वह प्लांट की सूट एपिसीज स्वयं फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकती हैं। लाइट डार्क ड्यूरेशन के परसेप्शन की साइट लीप्स होती हैं। हम जानते हैं कि हार्मोनल सबस्टेंस फ्लोरिजिन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह हार्मोनल सबस्टेंस फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए लीप से सूट एपिसीज में केवल तभी जाता है जब प्लांट को नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड में एक्सपोज करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.6 बर्नलाइजेशन के बारे में। बर्नलाइजेशन कुछ प्लांट फ्लोरिंग के लिए लो टेम्परेचर के एक्सपोजर पर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट रहते हैं। इस फिनोमेना को बर्नलाइजेशन कहा जाता है। यह लेट ग्रोइंग सीजन के प्रीकोकियस समय से पहले पका हुआ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोकता है तथा पौधों को मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट टाइम उपलब्ध कराता है। बर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर पीरियड में फ्लोरिंग को प्रमोशन को कहते हैं। बर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर पीरियड में फ्लोरिंग को प्रमोशन को कहते हैं। कुछ फूड प्लांट जैसे व्हीट, बार्ले तथा राई में दो वेराइटीज़ होती हैं, विंटर एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग वेराइटी नॉर्मली स्प्रिंग में बोई जाती है और इसमें फ्लावर आते हैं तथा ग्रोइंग सीजन की समाप्ति से पहले ही ग्रेन को प्रोड्यूस करती है। वहीं विंटर वेराइटीज़ की बात करें तो विंटर वेराइटीज़ यदि स्प्रिंग में बोई जाती हैं तो ये फ्लोरिंग सीजन के दौरान फ्लावर के मैच्योर ग्रेन को प्रोड्यूस करने में असफल रहती हैं, इसलिए इन्हें ऑटम सीजन में बोया जाता है। विंटर वेराइटीज जर्मिनेट होते हैं तथा विंटर में स्मॉल सीडलिंग के रूप में बाहर आते हैं, फिर स्प्रिंग में ग्रोथ करते हैं तथा लगभग मिड समर के दौरान काट लिए जाते हैं, हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। वर्नलाइजेशन इन बाइनियल्स प्लांट। बाइनियल्स मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं जो नॉर्मली सेकेंड सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तथा मर जाते हैं। शुगर बीट, कैबेज, कैरट कुछ कॉमन बाइनियल प्लांट्स हैं। यदि ग्रोइंग बीनियल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये सब्सिक्वेंट आगामी फोटो पेरियोडिक फ्लावरिंग रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।